तो स्टूडेंट, हम लोग सेल चैप्टर देख रहे थे। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, मैंने सेल, उसकी डिस्कवरीज और साथ में सेल थ्योरी के बारे में आपको बताया था। उसके बाद हम लोगों ने जो दूसरा लेक्चर देखा था उसमें हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में जाना था। उसके बाद आज का जो टॉपिक हमारा है उसमें हम लोग सेल के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो बेसिक डिफरेंस है वो सेल वॉल का है। एनिमल सेल में जो आउटर लिमिटिंग बाउंड्री है वो उसका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि जो प्लांट्स होते हैं उनमें इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है। हालांकि सिर्फ उसमें सेलुलोज नहीं होता, लेकिन जो चीफ कंपोनेंट होता है सेल वॉल का वो सेलुलोज होता है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि सेल वॉल और उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम सेल वॉल की बात करें प्लांट में, तो इसको समझने के लिए जरा आप सबसे पहले इस डायग्राम को जरा ध्यान देंगे। हम जो ये डायग्राम आपको बना के दे रहे हैं यहाँ पे, वो एक टिश्यू का है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टिश्यू। और आप जानते हैं कि जो टिश्यू होता है वो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है जिनकी ओरिजिन सेम होती है। अब अगर इस टिश्यू को आप देख पा रहे हैं तो आप यहाँ देखिए, इसमें 1 2 3 सेल्स आपको दिख रहे हैं। और अगर हम आपसे ये पूछें कि ये तीनों सेल किससे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो तीनों को जोड़ने के लिए एक खास तरह के सीमेंट्री मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हम लोग कहते हैं मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला दो सेल्स को एक साथ जोड़ती है। जैसे मान लीजिए कि ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं, उन ब्रिक्स को आपस से जोड़ के दीवार बनानी है, तो करते क्या है, उन ब्रिक्स को सीमेंट से जोड़ दिया जाता है। ठीक वैसे ही दो सेल्स आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके बीच में एक सीमेंट्री मटेरियल होता है जिसको कि हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो एक मिडिल लैमेला है यहाँ पर, और बाकी ये स्ट्रक्चर है। जैसे मैं आपको ध्यान से अगर देख के बताऊँ तो आप यहाँ देखेंगे, अगर हम इतने स्ट्रक्चर को जब फोकस करेंगे तो हमें क्या मिलता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझने के लिए इसको हम डिटेल करके बताते हैं कि वास्तव में यहाँ पर है क्या। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल ये जो आपको पोर्शन अभी मैंने ऐसे दिखाया, अगर आप इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर एक सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है, और इस सेमी सॉलिड मैट्रिक्स को मैं ऐसे डॉट डॉट से आपको दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज द मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला है, दिस इज मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला, राइट। इसी मिडिल लैमेला पर इधर से इधर से इधर से और इधर से ये आपको देखेगा कि इस पर सेल वॉल डिपॉजिट होते चले जा रहे हैं। सेल वॉल मटेरियल इस पर डिपॉजिट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक सेल है, इस तरफ से एक सेल है, इधर से एक सेल है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर इधर से देखा जाए, सपोज ये सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। सपोज दिस इज न्यूक्लियस, राइट। तो जो बाउंड्री होगी सेल की वो सेल मेम्ब्रेन होगी। तो जो भी मटेरियल सिंथेसिस होगा सेल वॉल का, वो इस सेल के द्वारा निकल करके ही इस पर डिपॉजिट होगा। तो जो सबसे शुरुआती सेल वॉल मटेरियल जाकर डिपॉजिट होता है, जो सबसे पहले आएगा और मिडिल लैमेला के जो सबसे नज़दीक होगा, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी वॉल। दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है वो कहाँ होगा, बिल्कुल क्लोज टू द मिडिल लैमेला। इसके बाद अगर डिपॉजिट होना होगा तो फिर सेकेंडरी वॉल डिपॉजिट होगा, और ये जो सेकेंडरी वॉल होंगे, दिस इज द सेकेंडरी वॉल। ये सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल से थोड़ा ठीक होता है, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वॉल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल में कौन मिडिल लैमेला के नज़दीक होगा, तो प्राइमरी वॉल मिडिल लैमेला के नज़दीक होगा और सेकेंडरी वॉल मिडिल लैमेला से दूर होगा, लेकिन वो प्राइमरी वॉल के नज़दीक होगा। अब अगर कहीं कहीं पे टर्सरी वॉल भी बनना है, जैसे कि जनरली जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है, तो फिर ये वो जगह है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये वो जो जगह आपको यहाँ दिख रही है, राइट। ये जो जगह आपको यहाँ दिख रहा है
ये एक्चुअल में क्या है, टर्सरी वॉल, दिस इज द टर्सरी वॉल, राइट। और टर्सरी वॉल किसके नजदीक अगर आपसे पूछें तो आप देखेंगे कि टर्सरी वॉल इज क्लोज टू द सेल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि ये पूरा हिस्सा न्यूक्लियस, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, और ये जो हमने बनाया सबसे अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो अगर क्रम की बात करें हम लोग तो क्या होगा, अंदर से बाहर की तरफ फ्रॉम इनसाइड, तो इसमें होगा सबसे पहले आपको दिखेगा सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद दिखेगा प्राइमरी वॉल, सॉरी टर्सरी वॉल, क्योंकि हम अंदर से चल रहे हैं तो टर्सरी वॉल अगर होगा तो, क्योंकि जनरली सेकेंडरी वॉल तक ही होता है, फिर सेकेंडरी वॉल, उसके बाद प्राइमरी वॉल, राइट। तो प्राइमरी वॉल जो होगा वो आउटर मोस्ट, और वो किससे लगा होता है, वो लगा होता है मिडिल लैमेला से। आइए हम फोकस करते हैं इस मिडिल लैमेला पर। जब हम इस बात को फोकस करेंगे मिडिल लैमेला पर तो ये क्या है, तो मिडिल लैमेला एक्चुअल में क्या है, सीमेंटिंग लेयर formed during साइटोकाइनेसिस। और सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहते हैं, राइट, सेल प्लेट। तो सीमेंटिंग लेयर फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इज मिडिल लैमेला, या कभी कभी इसी को सेल प्लेट भी कहते हैं। दूसरी खास बात यह है कि ये मेड अप ऑफ किससे बना होता है, कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट। एक बात मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं कि इसी मिडिल लैमेला पर डिपेंड करता है कि कितना सख्त एक टिश्यू होगा। जैसे आप ऐसे मानिए कि जो आम कच्चे होते हैं तो छूने पर बहुत ही सख्त लगते हैं। छूने पर वो सख्त क्यों लगते हैं, उसका कारण ये है कि उनमें मिडिल लैमेला में कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट बहुत ज़्यादा होता है, तो मजबूती के साथ वो क्या करता है, सेल्स को एक साथ जोड़े रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीमेंट मजबूत होगा तो वो ईंटों को एक साथ जोड़े रखेगा प्रॉपरली, लेकिन जैसे जैसे फल पकने लगते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगते हैं, ये मिडिल लैमेला का डिसोल्यूशन होने लगता है, घुल के निकलने लगता है। जैसे देखिएगा सीमेंट जैसे जैसे कमजोर होगा, सीमेंट घुल के निकलने लगेगा तो ईंटें अपनी जगह पे नहीं रख पाएंगे आप, ठीक है। उसी तरह जो सेल्स होंगे वो आपस में एक साथ तभी जुड़े रह सकते हैं जब कैल्शियम पेक्टेट वहाँ ज़्यादा मात्रा में होगा और मजबूती से उनको जोड़े रहेगा। तो जैसे जैसे फल पकने लगते हैं वैसे वैसे ये जो मिडिल लैमेला है इसका जो कैल्शियम पेक्टेट है वो डिसॉल्व होने लगता है, जिसके वजह से सेल्स मजबूती से एक साथ नहीं पकड़े रह पाते, और जैसे आप दबाते हैं सेल्स क्या होते हैं, अपने जगह से हिलने लगते हैं। जो मजबूती से पकड़े थे वो एक जगह से हिलने लगते हैं, इसीलिए फल दबाने पर क्या होता है, पकने लगता है। तो ये इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मिडिल लैमेला। अब बात करते हैं प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल हमारा है, दिस इज द प्राइमरी वॉल, ये बना होता है मेनली सेलुलोज और दूसरी चीज है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज सेलुलोज जिसको हम लोग जनरली कहते हैं कि दिस इज द पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, जिसके बारे में आप लोग बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत ध्यान से, और वहाँ पे आपको इसकी स्टडी कराई जाएगी डिटेल में। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज दो चीज़ों से बना होता है प्राइमरी वॉल। सेलुलोज एक बड़ा ही लचीला सब्सटेंस है और इसी वजह से देखा जाता है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं या मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं उनमें मुख्य रूप से जो सेल वॉल है सिर्फ प्राइमरी वॉल उसमें पाया जाता है, ताकि ग्रोथ के दौरान वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या कर सके, ग्रोथ जैसे जैसे करता है
वैसे वैसे उसको स्ट्रेच करने का मौका मिलता है। अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। तो सभी वॉल में से प्राइमरी वॉल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कोई सेल ओल्ड होता चला जाएगा वैसे वैसे प्राइमरी वॉल कम पड़ने लगता है और उसके जगह पर सेकेंडरी वॉल ज़्यादा डिपॉजिट होने लगता है। प्राइमरी वॉल बहुत होगा तो ये 1 से 3 माइक्रोमीटर थिकनेस इसकी होती है। प्राइमरी वॉल की जो थिकनेस है 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है। एंड ये बाईफेजिक होता है। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि पीएमटी एग्जाम में पहले पूछा गया है कि ये बाईफेजिक है। बाईफेजिक का मतलब होता है कि इसमें दो चीजें होती हैं, सेलुलोज फाइबर्स और नॉन सेलुलोज, इन विच सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट, राइट, इन विच सेलुलोज फाइबर प्रेजेंट, ठीक है। साथ ही साथ कुछ पेक्टिक मटेरियल्स भी इसमें पाए जा सकते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इस सेकेंडरी वॉल की। जैसे ही सेल मैच्योर होने लगता है वैसे वैसे ये जो सेकेंडरी वॉल है ये बनने लगता है। सेकेंडरी वॉल की अगर आप बात करेंगे तो सेकेंडरी वॉल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसमें डिपोजिशन हो सकता है मच पेक्टिन जो इसमें कठोरता लाता है, उसी के साथ साथ इसमें आप लिग्निन का डिपोजिशन कर सकते हैं, लिग्निन का, सुबेरिन का, साथ में क्यूटिन का। ये सब इम्परमेबल मटेरियल्स हैं। दीज आर क्या है, इम्परमेबल मटेरियल्स। और इन्हीं के वजह से जो सेल्स होते हैं उनमें वाटर के लिए इम्परमेबिलिटी आती है, लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन, राइट। टर्सरी अगर वॉल की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। एक चीज़ और बता दें आपको कि जो थिकनेस होगा वो 5 to 10 माइक्रोमीटर का होता है सेकेंडरी वॉल का। अब बात करते हैं टर्सरी वॉल का। टर्सरी वॉल हर जगह नहीं पाया जाता है। इसको रिपोर्ट किया गया है इन ट्रैकीड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, right, in trachea of gymnosperm made of एक सब्सटेंस है जिसका नाम है जाइलान। तो टर्सरी वॉल किसका बना होता है, ये जाइलान का। और ये किसके नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हो सेकेंडरी। तो फिर हम देखेंगे मिडिल लैमेला। आप यहाँ से देखिए, आप ऐसा समझिए कि जो ये टिश्यू था जो बिल्कुल बीच में आपको दिख रहा है ये क्या है, मिडिल लैमेला। वास्तव में ये मिडिल लैमेला आपको दिख रहा है। तो इधर से भी प्राइमरी वॉल और इधर से भी प्राइमरी वॉल, इधर से भी प्राइमरी वॉल, इधर से भी प्राइमरी वॉल, यानी इस पे जो चीज डिपॉजिट होगा कौन सा होगा, प्राइमरी वॉल। तो मिडिल लैमेला के नजदीक होगा प्राइमरी वॉल, उसके बाद से इस पर डिपॉजिट होगा सेकेंडरी और टर्सरी। यानी सेल मेम्ब्रेन के नजदीक या तो टर्सरी वॉल होगा अगर प्रेजेंट है तो, या तो सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल सेल मेम्ब्रेन से दूर होता है, यानी सबसे बाहर है। इसलिए हमने लिखा कि प्राइमरी वॉल इज द आउटर मोस्ट और सेल मेम्ब्रेन और टर्सरी या सेकेंडरी इनर साइड की तरफ होता है। तो जो सेल वॉल है इसका अगर फंक्शन आप देखें तो मुख्य रूप से इसका जो फंक्शन होता है वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करना है, कठोरता प्रोवाइड करना है और सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसी वजह से जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एक प्रॉपर शेप होता है और इस शेप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, दिस इज द सेल वॉल, ठीक है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आप ये जो इतना पोर्शन मैंने लिखा है ये आपके काम की चीज है और इससे आप आसानी से अपने क्वेश्चंस जो है वो कर पाएंगे। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके आप उससे नोट्स भी अपने डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। एक और चीज के बारे में मैंने आपको बताया था वो था प्लाज्मोडेस्माटा। तो मैंने आपको बताया था प्लाज्मोडेस्माटा वो जगह होता है जहां पर कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है, जहां पर सेल वॉल एब्सेंट होता है। ऐसे आप प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे तो वहां पर एक टर्म आता है पिट्स। क्या आता है टर्म, पिट्स।
तो पिट्स क्या होता है ये आप समझ लीजिए। पिट्स वो जगह होता है जहां पर कि लिग्निन का कोई डिपोजिशन नहीं होता है। पिट्स प्लेसेस वेयर lignin absent, places where lignin absent to allow movement of water, right? यानी कि पिट वाले जगह पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ये प्राइमरी वॉल तो होगा लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी वॉल नहीं होगा, राइट? इस पे क्या होगा, दिस इज द प्राइमरी वॉल, दिस इज द 1 डिग्री यानी प्राइमरी वॉल, दिस इज 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी वॉल, और इस जगह को आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वाटर है, चूंकि प्राइमरी वॉल वाटर को जाने में रोकता नहीं है, वो इसको इधर से आसानी से जाने देगा। तो वो जगह जहाँ पर लिग्निन एब्सेंट होता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पिट्स, ठीक है। और ये पिट्स का पाया जाना जनरली कैरेक्टर होता है जाइलम के अंदर, ठीक है। ट्रैकिड्स और वेसल मेनली वो जगह है जहाँ पर पिट्स पाए जाते हैं, और वो एक ट्रैकिड और वेसल से दूसरे में वाटर के कंडक्शन को हेल्प करते हैं। तो ये डिटेल में हम लोग वहाँ प्लांट किंगडम में पढ़ते हैं। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ सेल वॉल। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग कई और नाम से भी बुलाते हैं, जैसे इसको हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको हम लोग बायो मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है, इसको कुछ लोग प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है। तो या तो इसको बायो मेम्ब्रेन कहिए, सेल मेम्ब्रेन कहिए, या फिर आप इसको प्लाज्मा लेमा कहिए, एक ही बात है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो करता क्या है, ये मेक्स बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मेक्स बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म और जो सेल मेम्ब्रेन है वो मिलकर एक सेल बनाता है। कई बार बच्चे एक टर्म हमसे पूछते हैं कि प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में अंतर क्या है? प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है प्लांट सेल जिसमें से हमने सेल वॉल को रिमूव कर दिया, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल, प्लांट सेल माइनस सेल वॉल अगर करेंगे तब इसको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लाज्म क्या है? ये है न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ये होता है प्रोटोप्लाज्म। तो अंतर बस इतना है, एस के बाद यहाँ एम है, इसके बाद यहाँ पर टी है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के ढेर सारे स्ट्रक्चर शुरू में सजेस्ट किए गए थे, जैसे किसी ने बताया शुरुआत में कि सेल सिर्फ लिपिड का बना होता है, किसी ने बाद में कहा कि लिपिड और प्रोटीन का बना, सब वो इतिहास की बातें हैं। पहले जब नीट नहीं था तब हम लोग उसके बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी करते थे, जिसमें लिपिड मॉडल था, उसके साथ डेनियली और डेविसन का मॉडल आया जिसमें उन्होंने कहा कि दो सैंडविच की तरह से होता है जिससे प्रोटीन के बीच में लिपिड रहता है, और भी यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल आया बाद में, और भी कई मॉडल्स आए। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है मॉडल, वो एक्चुअल में एक ही मॉडल है जो पूरी दुनिया में जिसको इस समय स्वीकार किया जाता है, और उस मॉडल को हम लोग कहते हैं लिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर in which protein is dipped as a iceberg floating on the sea, ठीक है, जिसको कि बाद में हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के भी नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिससे हमको सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल पाएगी और उससे हम समझ पाएंगे, राइट। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं उसी के बारे में, यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, राइट।
fluid mosaic model by Singer and Nicholson 1972। इस मॉडल में बताया क्या गया कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर से बना होता है, और साथ ही साथ इसमें प्रोटीन का भी भाग पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। आप देख सकते हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन कई तरीके से अरेंज होता है। जैसे हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये एक पेयर में टनल प्रोटीन्स हैं जो बीच में एक चैनल का निर्माण करते हैं, ताकि ऐसी चीज़ें जो फॉस्फोलिपिड में फंस सकती हैं उनको जाने का एक पैसेज या रास्ता प्रोवाइड किया जाए, राइट। ये फॉस्फोलिपिड है। कहीं कहीं पर आपको इसमें ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन भी आपको यहाँ दिखेंगे, और कुछ प्रोटीन ऐसे सरफेस पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से। ये धंसा हुआ रहता है। हम यहाँ पर फॉस्फोलिपिड का ये बाइलेयर देख पा रहे हैं, राइट। तो कितने तरह से ये अरेंजमेंट्स होते हैं, ये दोनों तरफ से ऐसे इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाए जाते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हिस्सा कहलाएगा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, आप देख रहे हैं इसमें दो लेयर है, एक ये और एक ये। तो दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि धंसा होता है लिपिड बाइलेयर में, और जो सरफेस पर पाए जाते हैं उनको हम लोग एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो कि सरफेस पर मौजूद होगा। ये जो आपको दिख रहा है इनको हम लोग कहते हैं चैनल अथवा टनल प्रोटीन, ठीक है। अगर हम मान लें कि ये साइटोप्लाज्मिक साइड है, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक साइड, जिधर साइटोप्लाज्म है, और इसको हम लोग मान लें बाहर सरफेस साइड, ऐसे को एस कहते हैं, दिस इज एम साइड कहते हैं, मतलब मैट्रिक्स। तो फिर हम देखेंगे कि जो सरफेस साइड है उस तरफ हम लोग को कई बार इस तरह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्ट्रक्चर आपको इस सरफेस पर मिलते हुए दिखेंगे। सपोज ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये ग्लाइकोलिपिड है। एनसीईआरटी में इसी को शुगर चेन कहा गया है, क्योंकि ग्लाइको शब्द का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके ग्लाइकोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है जो कहाँ पाया जाता है, आउटर सरफेस के तरफ। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन, यानी इन्हीं की मदद से जो शरीर हमारा है वो इस बात को पहचान पाता है कि जो सेल हमारे बॉडी में है वो खुद के अपने बॉडी का है या दूसरे का।
इसको और बेहतर तरीके से आप समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर में कहीं कट पीट गया या जल गया, आपको ग्राफ्टिंग करनी है स्किन की, उसके लिए आपको स्किन अपने ही शरीर के किसी अंग से निकाल के लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के स्किन लगाएंगे तो इनकी वजह से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से शरीर तुरंत पहचान लेगा कि वो किसी दूसरे का है और उसको सेल के साथ आपस में कोऑर्डिनेट करने से रोक देगा और उसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा। इसी कहते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसी के साथ दूसरी चीज और आप जानते हैं एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी मतलब कि जैसे हमारा शरीर है और उसमें ब्लड है, आप जानते हैं जो ब्लड है उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें पाई जाती हैं। जो एंटीबॉडी होते हैं वो एंटीजन के अगेंस्ट बनाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आरबीसी अगर नॉन सेल्फ टाइप का है या दूसरे का है तो आरबीसी के सरफेस पे जो ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं इनको शरीर पहचान लेता है और जान जाता है कि एंटीजन है। एंटीजन है यानी कि वो बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर का प्रोटीन वहां पर है। तो इसके वजह से होता क्या है कि शरीर उसके खिलाफ क्या बनाने लगता है, एंटीबॉडी। तो एंटीजेनिसिटी का पाया जाना या ग्राफ्ट रिजेक्शन का होना, ये सब ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से पॉसिबल हो पाता है जो बाहर की तरफ होता है। इसी के साथ साथ कुछ प्रोटीन यहाँ पर इनर सरफेस पर भी ऐसे पाए जाते हैं जिसको कहते हैं स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। दीज आर कॉल्ड द स्पेक्ट्रिन प्रोटीन, राइट। तो अंदर की तरफ स्पेक्ट्रिन प्रोटीन हो सकते हैं और बाहर की तरफ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं। इसी के साथ कहीं कहीं पर आपको इसमें कोलेस्ट्रॉल भी दिखाई दे सकता है। ये कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी होता है कोलेस्ट्रॉल, लेकिन देखा जाता है ये कोलेस्ट्रॉल जनरली यूकैरियोट में ही पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल के पाए जाने की संभावना काफी कम होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी सेल की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम देखें कंपोजिशन को तो सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन मुख्य रूप से फॉस्फोलिपिड है, प्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल है और यहाँ पर शुगर आपको मिल रहा है यानी कि कार्बोहाइड्रेट। तो इतनी सारी चीजों से मिलकर हमारा सेल बना रहता है। तो कई बार स्टूडेंट सवाल करते हैं कि ये फॉस्फोलिपिड जो है इसमें फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जो फॉस्फोलिपिड है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्वभाव को बहुत हद तक डिसाइड करता है, राइट। ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो मेन पोर्शंस हमारे पास यहाँ मौजूद हैं किसी फॉस्फोलिपिड के। दिस इज फॉस्फोलिपिड जो कि एक कॉन्जुगेट लिपिड है। इसमें ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं टेल, ठीक। और ये टेल बना किससे, आप देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन के लॉन्ग चेन होते हैं। जनरली इसमें 18 से लेकर 22 तक कार्बन होता है जो एक साथ जुड़ा रहता है। अगर ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो इसको कहेंगे हम लोग सैचुरेटेड, और अगर इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इसको कहेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो दिस टेल इज कॉल्ड फैटी एसिड टेल। और इसका जो नेचर होता है वो हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता, इससे आकर वाटर नहीं जुड़ सकता। तो ये सेल मेम्ब्रेन में कहां पर है, सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है। जबकि बाहर की तरफ जो हिस्सा है वो आप देख पा रहे हैं कि ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये टेल के ऊपर का पोर्शन उसको कहते हैं हेड। और ये हेड पोर्शन जो है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। आइए देखते हैं क्या है। इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको इसमें दिखेगा वो फॉस्फेट होगा यानी फॉस्फोरिक एसिड। और तीसरी चीज जो आपको मिलेगी वो होगा ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल, फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंपाउंड, ये तीनों चीजें होती है हेड। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर डिटेल आपको देखना है तो इसके लिए NCERT क्लास 11 पेज नंबर 145 को आप रेफर कर सकते हैं, राइट।
ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, दिस इज हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक राइट, हाइड्रोफिलिक हेड। जबकि जो टेल पोर्शन होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक, क्या, टेल। यानी जो वाटर है वो यहां तो जाके चिपक सकता है लेकिन यहां पर नहीं चिपक सकता। अब होता क्या है, स्टेबिलिटी को आप ध्यान से देखिए, यहाँ क्या होता है कि ये हिस्सा हमने देख लिया कि ये टेल पोर्शन है, तो दो टेल पोर्शन एक दूसरे के साथ वंडर वॉल फोर्सेस से ये जुड़े रहते हैं एक साथ, ठीक है, इसलिए वाटर तो यहाँ नहीं आ सकता। इसी के साथ साथ इधर भी वाटर आ सकता है, इधर भी। तो अगर ये वाटर यहाँ से खींचने की कोशिश भी करेगा तो ये क्या करेगा, इसको पुल किया रहेगा अपने तरफ। इस वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और पानी की वजह से ऐसा नहीं होता कि एक लेयर निकल के दूसरी तरफ चला जाए। तो वाटर वॉल फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, और ये बाई लेयर जो अपना है वो स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के साथ साथ एक और चीज आपसे पूछी जाती है कि साथ ही साथ जो हेड है उसका जो नेचर है वो पोलर होता है, ये पोलर नेचर है, और जो टेल है उसका जो नेचर होता है वो नॉन पोलर भी होता है। तो इतनी सारे क्वेश्चंस आपसे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से पूछी जाती हैं। जो चैनल प्रोटीन है वो अलाउ करता है कि बीच में से कोई भी चीज जो लिपिड सॉल्युबल हो वो यहाँ से आसानी से निकाल के ले जाया जाए। जैसे कि जो चार्ज आयन होते हैं, जनरली उन चार्ज आयन को हम देखते हैं कि सेल इधर से इधर पास करा सकता है या दोनों तरफ पास करा सकता है। जब हम लोग और डिटेल आगे ट्रांसपोर्ट चैप्टर में जाएंगे तो ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका क्या नेचर होता है और ये सारे पार्ट्स किस तरह से रोल प्ले करते हैं। अब जरा एक दो बातों को और एनसीईआरटी से अलग थोड़ा सा हम देख पाते हैं, या नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर एक क्वेश्चन ये होता है कि ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या है। तो उसमें लिखा रहता है कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करता है। क्या मूवमेंट करता है, फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप बाय लिपिड बाइलेयर। तो ये फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप को आप ऐसे समझिए, इससे मान लीजिए कि ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये दोनों इस प्रकार से है, तो दोनों ऐसे जुड़ा रहता है एक दूसरे से, आप देख रहे हैं बिल्कुल पास पास रहता है, और ये ऐसे, अगर मान लीजिए इसमें ऐसे मूवमेंट हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि वो ऐसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या करते हैं, करते रहते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसके नेचर में, क्योंकि कभी भी होता है जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होगा कहाँ होगा, बाहर की तरफ ही होगा, और हाइड्रोफोबिक जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। समझ में आया? तो दिस इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बाय लिपिड बाइलेयर। तो आई होप आपके जितने भी प्रश्न होंगे इस सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड वो आपके सॉल्व हो गए होंगे। बाकी फंक्शन जो है आप जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम लोग कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये सिलेक्शन करता है कि किन चीजों को बाहर से अंदर आने दे और किसको अंदर से बाहर जाने दे। सेलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल में एक अंतर होता है, सेमी परमिएबल में केवल सॉल्वेंट मटेरियल को जाने देते हैं, जबकि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट हो या सोल्यूट हो, कोई भी हो, सेल खुद डिसाइड करता है कि किसको वो जाने देगा और किसको जाने नहीं देगा। कई बार सेल में छोटी छोटी चीजें पार करके नहीं जा सकती, कई बार सेल को अगर जरूरत पड़ती है तो बड़े से बड़ा मॉलिक्यूल भी ऐसे टनल बना के या फिर कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के माध्यम से जो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो फंक्शन है या जो नेचर है सेल मेम्ब्रेन का, वो नेचर क्या है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पूछने के लिए और भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कई बार पूछा जाता है कि किसी सेल का गेटकीपर किसको कहते हैं। तो जब आप बात गेटकीपर की करेंगे तो निश्चित रूप से क्या सेल के अंदर जाएगा या क्या आएगा उसको कौन डिसाइड करता है, तो सेल मेम्ब्रेन। तो कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो गेटकीपर भी है। तो आई होप आज के इस लेक्चर से आपको आसानी के साथ सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। आगे का वीडियो देखते रहिए ताकि इस चैप्टर में आगे के जो टॉपिक्स हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में उसकी जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।